आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विलेन के कंसंट्रेशन टर्म के। हमने पिछले टर्म में बात किया था मोलैरिटी और मोलैरिटी, दो टर्म्स पर हमने बात किए थे और उसमें सॉल्यूशंस के टाइप्स पर बात किए थे। इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स लगाना था, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था, उस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। जो होमवर्क था आप आई होप आपको न्यूमेरिकल आपने किया होगा और कमेंट बॉक्स पे आप उसको पिन करिएगा। नहीं किए होंगे तो आप यहाँ से करके इसको देख सकते हैं किस प्रकार से लगाते हैं। न्यूमेरिकल लगाने के अप्रोच क्या होने चाहिए, कैसे लगाया जाता है, उसको एक एक स्टेप करके यहाँ पर हम समझेंगे। यदि आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो उसको आप जाकर 1, 2, 3 देखकर फिर इस लेक्चर को देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि 5.15 ग्राम NaBr को सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml विलेन में घोला गया है। विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस सिंपल तरीके से जो भी इसमें दिया हुआ है, पहले इसको क्या करें आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसमें गिवन है, जो भी गिवन है उसको आप क्या करें बाहर लिख लीजिए। दिया हुआ है इसमें कि NaBr का सोल्यूशन, तो NaBr आपका क्या है, NaBr का भार, NaBr का भार जिसको हम W सोल्यूट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, W सोल्यूट कह सकते हैं, यानी WS, वो कितना दिया हुआ आपका 5.15 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, यह कह रहा है ना NaBr को 500 ml विलेन में घोला गया है। NaBr का यहाँ पर हम सोडियम ब्रोमाइड का हम पहले लिख देते हैं अणुभार, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलरता में मोल निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर अणुभार निकालना है। तो NaBr का यानी विलेय का अणुभार कितना दिया हो, अणुभार कैसे निकालेंगे इसको, MS कह सकते हैं, यम सैल्यूट कह सकते हैं इसको। और इसको किससे लिखते हैं हम, इसका जो आएगा NaBr का 100 NaBr, Na का होता है 23 और कितने ने 1 है, प्लस Vr का ब्रोमीन का होता है 89.904 करके होता है, तो उसको हम पूरा 80 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 103 आ जाएगा, यानी इसका जो अणुभार आया तो 103 आया। फिर कह रहा है कि 500 ml विलेन में घोला गया है, तो विलेन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलेन का आयतन यानी V सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है इसने, वो दिया आपको 500 ml दिया है। कितना दिया है, 500 ml दिया है। अब कह रहा है विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए, तो आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट क्या करना है, मोलैरिटी ज्ञात करना है, मोलैरिटी। तो हमने मोलैरिटी का फार्मूला इसमें पढ़ रखा है, तो फार्मूला को जस्ट यहां पर हम लगाते हैं। फार्मूला आपने क्या पढ़ा है कि कैपिटल M इक्वल टू WS इंटू 1000 और अपान MS इंटू V सोल्यूशन। इसको किस प्रकार से इसको हमने ज्ञात किया, ये भी हमने इसमें लेक्चर नंबर 3 में कराया है। आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, याद हो जाएगा अपने आप ही। लेकिन इसको इस प्रकार से इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, WS क्या है, विलेय का भार है, MS क्या है, विलेय का अणुभार है, V सॉल्यूशन क्या है, विलेय का आयतन है। एक एक मान को यहाँ से आप पुट अप करेंगे। NaBr यानी W सॉल्यूट कितना दिया है, 5.15 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5.15 और गुणे 1000, तो उसमें दिया हुआ है 1000 है, बटे MS कितना दिया हुआ है, NaBr का अणुभार कितना हमने निकाला है, 103 निकाला है। कितना निकाला, 103 और गुणे, फिर यहाँ पर आपको विलेन का आयतन कितना दिया हुआ है, V सॉल्यूशन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है 500 ml। कितना दिया है, 500 ml, तो यहाँ पर आप देंगे 500 ml लिख देंगे। ठीक है, ml। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, तो इसको कितना करेंगे, 500 दूना जो होगा वो 1000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 500.15 और गुणे 2 और बटे कितना हो जाएगा 103। ठीक है, यदि इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 दूना 1000 और 1030 आएगा। कितना हो जाएगा, इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, पहले पॉइंट को हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाइए और इससे 2 0 कर दीजिए, तो ये पॉइंट इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 को इससे गुणा करेंगे, तो 515 दूना जो होगा वो 1030 होगा। कितना होगा 1030 और बटे कितना लिखा हुआ है 10300, तो 10300 आप लिख देंगे। देखो इस जीरो को इस जीरो से आप कैंसिल करेंगे और जब इसको आप हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 103 बटे 1030। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/10 आएगा और 1/10 को आप हल करेंगे तो 0.1 आएगा। यानी जो इसका आप में मोलैरिटी आया है वो कितना आया, आंसर कितना आया, M इक्वल टू मोलैरिटी इक्वल टू कितना आपका आया 0.1 मोलर कह सकते हो, या इसको हम जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। ये आप इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल वे में आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसमें हल कर लिया सारी चीजों को ऐसे वैल्यू करके। चलिए आप इसको नोट करेंगे, फिर एक SW और था उसको भी हम हल कर लेंगे।
चलिए अगले सवाल को हम देख लेते हैं। ये हमारा होमवर्क था कि 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है, विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व जो दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी इसने दे रखा है 1 ग्राम प्रति ml दे रखा है। अब इस सवाल को थोड़ा समझेंगे, बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा हमें दिमाग लगाना होगा। इसमें पूछ क्या रहा है, पहले पूछ रहा है मोललता। तो मोललता आपको ज्ञात करना, तो मोललता का हम सूत्र जानते हैं कि मोललता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में होना चाहिए। यहां पर क्या दिया हुआ है, विलायक का भार किसमें दे रखा है, ml में दे रखा है, तो ये तो कहानी गड़बड़ हो गई। हमें ग्राम में चाहिए, लेकिन ये देख किसमें रखा है, ml में रखा है, तो हम इसको तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, उसमें डायरेक्ट रख नहीं सकते हैं। करेंगे इसमें क्या, लेकिन हमें एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जल का जो घनत्व है, यानी जो विलायक का घनत्व दिया हुआ है वो ग्राम पर ml में रखा हुआ है। तो हमारे दिमाग में घंटी बजी होनी चाहिए। बजना ऐसे चाहिए कि हमने जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और आयतन चूंकि यहाँ पर हमें उसका विलायक का आयतन दे रखा है 100 ml, घनत्व 1 ग्राम है, तो यहां से हम द्रव्यमान बड़े आसान से निकाल सकते हैं, आसानी तरीके से, और फिर इसको हम पुट अप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो भी दिया हुआ है, गिवन जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेंगे। तो इसमें गिवन क्या क्या है, देखिए कह रहा है 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है। 4 ग्राम NaOH है, ये 4 ग्राम NaOH, ये 100 ml है, क्या है, 100 ml जल है, और इसमें हमने क्या घोला है, 4 ग्राम NaOH घोला है। तो आप बड़े आराम से जानते हैं कि 4 ग्राम जो है वो कम है, तो ये आप NaOH कैसा हो जाएगा, आपका सोल्यूट हो जाएगा, जिसको हम विलेय कहते हैं। और फिर उसके बाद आपका ये 100 ml जो है वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम करते हैं क्या है, इसमें दिया हुआ है NaOH का, यानी जिसको हम विलेय कह सकते हैं ना, तो विलेय ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं NaOH का भार बराबर कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया है। ठीक है, कह रहा है, फिर कह रहा है 100 ml जल में घोला गया है। तो चूंकि इसमें तो आपका मोलों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम निकालेंगे एक एक। तो पहले लिख देते हैं विलायक का भार, किसका भार, विलायक का भार नहीं दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, विलायक का आयतन, जिसको हम विष सोलवेंट कह सकते हैं। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 100 ml दिया हुआ है। ठीक, फिर इसमें जल का घनत्व दिया हुआ है, यानी विलायक का क्या दिया हुआ है हमें, विलायक का घनत्व, और घनत्व को हम डी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है आपका, 1 ग्राम प्रति ml दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पूछ क्या रहा है, मोललता पूछ रहा है, तो ज्ञात करना है आपको, क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट, क्या करना है आपको, मोललता ज्ञात करना है, मोललता, ये आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो बस इसी तरीके से इसको हम एक एक करके कर लेते हैं। पहले आप ध्यान दीजिए इसमें दिया क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मोललता बराबर स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाता है, WS इंटू 1000 और बटे MS इंटू W सॉल्वेंट, और W सॉल्वेंट आपका किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। WS आपका विलेय का भार हो गया, MS क्या हो गया, विलेय का भार हो गया, W सॉल्वेंट आपका क्या हो गया, विलायक का भार हो गया, और 1000 तो उसमें है ही, और ये ग्राम में होना चाहिए। तो इसमें दिया क्या क्या है, उस चीजों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें WS क्या दिया हुआ है, WS आपको दिया हुआ है 4 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है, यहां से लिख लेते हैं। चलिए यहां से कर लेते हैं। तो WS आपको कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया है, गुड़े, और यहां पर क्या लिख देंगे, 1000 बटे MS कितना दिया हुआ है। तो आप ये जानिए NaOH का जो अणुभार होता है वो 40 होता है, कितना होता है, 40 होता है। मैं लिख देता हूं NaOH का अणुभार, NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 40। तो यहां पर क्या करेंगे, 40 कर देंगे, इनटू हमें बचा क्या, W सॉल्वेंट लिखना है, तो W सॉल्वेंट हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप तो कह रहे होंगे कि W सॉल्वेंट तो सर मालूम है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि 100 ml लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं है, वो ml आयतन दिया हुआ, मुझे ग्राम में चाहिए, हमें इसमें आपको भार चाहिए, तो स्मॉल इक्वल टू हमें, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर आसानी तरीके से हम निकालेंगे इसको कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे। हम जानते हैं कि विलायक का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, अब देखिए जो विलायक यानी जल का जो घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 ग्राम प्रति ml। द्रव्यमान आपको मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, W सॉल्वेंट, इसको लिख दीजिए W सॉल्वेंट, और बटे आयतन आपको ऑलरेडी दे रखा है, विलायक का आयतन, घनत्व हम विलायक का ही निकाले, तो विलायक का आयतन, तो यहाँ इसमें कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, तो इसको आप नीचे क्या लिख देंगे, 100 ml। ठीक है,
तो घनत्व तो आपका विलयन का यहाँ पर देखेंगे, जो आपको इसमें जल का घनत्व दिया हुआ है, तो घनत्व आपका किसका होगा, विलयन का होगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर मेंशन, नहीं यहाँ सही है, विलायक, ये आप सही कर लीजिए, यहाँ पर विलयन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि घनत्व विलयन का होता है। बस अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, W सॉल्वेंट, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से इससे करेंगे, तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। तो आपका W सॉल्वेंट कितना आ गया, 100 ग्राम हो गया। उसको उठा के आप इसकी जगह पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1000 बटे 40 गुणे, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 100, देखो 2 0 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40/40, यानी 40/40। इसको आप कैंसल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/1, 1/1 का मतलब 1 हो गया, यानी m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब इसका यूनिट क्या होगा, मात्रा क्या होगा, तो हम जानते हैं कि विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का विलायक का भार केजी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल, अच्छा उसमें हमने क्या लिखा था, मोल प्रति केजी लिख दिया था, देख लीजिएगा, मोलरता में मोल प्रति लीटर हो जाएगा, इसको आप सही कर लेंगे, मोल प्रति लीटर कर लेंगे। ठीक है, हाँ, मोल प्रति केजी, मैंने शायद लीटर लिख दिया है। ठीक, तो इसमें ये हो जाएगा आपका मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप मोलल भी कह सकते हैं, इसका यूनिट और क्या होता है, मोलल, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक बार पुनः इसको देख लेंगे, आप समझ लेंगे क्या दिया हुआ, विलय का भार आपको दिया है 4 ग्राम, विलायक का आयतन कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, विलयन का घनत्व कितना दिया हुआ है, यानी जल का घनत्व जो दिया रखा है वो कितना कर रखा है, 1 ग्राम प्रति ml दे रखा है। ठीक है, मोललता बराबर आपने ये सूत्र लगाया, m इक्वल टू WS इंटू 1000 बटे MS इंटू W सॉल्वेंट। यहाँ पर आपका WS 4 ग्राम था, MS कितना था, 40 ग्राम था, 1000 तो उसमें ही सूत्र में ही है। W सॉल्वेंट हमको निकालना था, लेकिन हमको यहाँ पर विलायक का आयतन पता है, V पता है, W नहीं पता है, तो W निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से घनत्व का द्रव्यमान बटे यहाँ पर m बाई या W बाई V, और यहाँ पर ये D इक्वल टू मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व आपको जल का दिया हुआ था, कितना दिया, 1 ग्राम प्रति ml दिया हुआ है, तो 1 लिख दिया। द्रव्यमान आपको पता नहीं था, तो W सॉल्वेंट मैंने उसकी जगह पर लिख दिया। 1000 जो हमने 100 लिखा है वो क्या लिखा है, ml में आयतन जो था वो लिख दिया, मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो W सॉल्वेंट आपको यहाँ से क्या हो गया, सॉल्वेंट आपको यहाँ 100 ग्राम मिल गया। इसको आप यहाँ पर रख गया, आपने हल कर दिया, तो 1 मोल आ गया। चलिए इसको आप लिख लीजिए, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, अगला कंपोजिशन वाला पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ सवाल हैं। परसेंटेज कंपोजिशन किस प्रकार से होता है, V/V, W/V, M/V और M/M, इन सभी पर जो भी है इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके हल कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो इसमें आप डालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन में आप डालेंगे, पहला डालेंगे आप जो भी है, नेक्स्ट पॉइंट अपना आपका 3 पढ़े, तो ये आपका तीसरा होगा। इसमें हमने क्या पढ़ना है आपको कि द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, इसको क्या लिख सकते हैं हम, मास अपान वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या, इसकी क्या परिभाषा होगी, तो ये भी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की एक विधि है। इसमें किस प्रकार से देखते हैं, तो इसको आप लिख देंगे, अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित, प्रति 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, और वो भी किसमें, ग्राम में, और ये किसमें रहेगा, ml में रहेगा, मात्रा द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है, आयतन प्रतिशत कहलाती है। जैसे इसमें आप लिख सकते हैं कि एक प्रकार से आप लिखिए, इसमें सूत्र लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं द्रव्यमान मास बाय वॉल्यूम, यानी M/V परसेंटेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
देख सकते हैं इसमें आप विलेय की मात्रा ग्राम में, किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन ml में, किसमें, ml में, और चूंकि परसेंटेज है तो आप क्या लगा देंगे इसमें, गुणे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको आप बड़े वाले से डिब्बे में पैक कर देंगे। चलिए इसको आप नोट करेंगे। इसमें हम एक सवाल एक उसमें हम देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं m/b के। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 30%, इसको आप ले लेंगे पहले। चलिए इसको आप देखते हैं। इसमें मान लेते लिखा हुआ है कि 40 m/b परसेंट एक्वस KOH। अब मान लेते हैं ये लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर जो आपका सोल्यूट है यानी विलेय, हम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, जो आपका विलेय है, विलेय सोल्यूट जो है वो क्या हुआ, दिया हुआ है KOH है, और जो विलायक है वो क्या है, विलायक। एक्वस कह रहा है इसलिए क्या यहाँ पर H2O है, तो यहाँ पर विलायक का है आपका H2O है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 40 ग्राम KOH, 40 ग्राम KOH डिसॉल्व है, घुला हुआ है किसमें, 100 कह रहा है ना पूरा, तो इसमें 70 ग्राम, मतलब इसमें आप लिख सकते हैं कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में है, किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। तो इसमें लिख सकते हैं कि 40 ग्राम KOH जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, डिसॉल्व है। ये इसका मतलब ये हुआ, यानी 40 m/b लिखेंगे यहाँ पर, m/b 40 m/b परसेंटेज जो आपका है वो एक्वस KOH का मतलब हुआ कि विलेय, तो यहाँ पर KOH हो गया, विलायक आपका H2 हो गया। तो अभी आप कह सकते हैं कि 40 ग्राम KOH जो है, वो 40 ग्राम जो विलेय है वो डिसॉल्व है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। वही तो हम कह रहे हैं कि प्रति 100 ml विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। चलिए ये आपने लिख लिया होगा। हम नेक्स्ट करेंगे, इसको आप लिखने के बाद हम अगला वाला करते हैं। अगले में क्या करेंगे, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत करेंगे। तो ये द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत, तो यहां पर भी क्या कर देंगे, हम मास कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या कर सकते हैं कि प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, यहां पर हम क्या चेंज करेंगे, प्रति 100 ग्राम कर देंगे, प्रति 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, और वो भी किसमें होगी, ग्राम में होगी, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो सिंपल तरीके से वही कर देंगे, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, यहां पर क्या करेंगे, m/m, मास बाय मास, या आप W/W कह सकते हैं, भार बटे भार, परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया, विलेय की मात्रा ग्राम में, तो विलेय की मात्रा ये ग्राम में है, ये विलेय की मात्रा ग्राम में है, और यहाँ पर क्या विलेयन का जो कर दिया गया वो ml में था, लेकिन हमने ग्राम में कर दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ग्राम कर देंगे, तो ग्राम लगा देंगे, और परसेंटेज होने के नाते हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। चलिए ये वाला परिभाषा हो गया। इसमें आप जरा सा परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन करके हम देख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, एक बात को आप समझेंगे इसमें कि 35 m/m परसेंटेज H2SO4, या ले सकते हैं हम इसमें H2SO4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml में, 100 ग्राम में जो आपका 35 ग्राम है, 35 ग्राम H2SO4 वो डिसॉल्व है किसमें, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब ध्यान रखेंगे कि यहां पर 35 ग्राम जो आपका विलेय है जो कि H2SO4 है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि यहां पर विलेय का आयतन किसमें ले लिया गया, हमने ग्राम में ले लिया है। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे, जो m/m रहता है तो ऊपर वाला m में है तो ऊपर वाला मात्रा ग्राम में रहेगा, नीचे v है तो यहाँ पर आयतन में रहेगा। इसको हम चेंज नहीं किए, सॉरी, इसको भी आप चेंज कर देंगे, यहाँ पर आप कर देंगे विलयन का भार कर देंगे, और m है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो इस प्रकार से। और एक आता है आपका, अगला आता है आपका क्या होता है, मास बाय भार। इसको आप पहले नोट कर लेंगे, इसको भी नोट करेंगे, ये चौथा पॉइंट है, 4 नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसमें देख लेते हैं फिर क्या होगा। इसमें आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो ये आप जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ये जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट, ये हमने आपको लिखवाया है मास ऑफ सोल्यूट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू कैसे निकालना है? मास ऑफ सोल्यूशन आपको पता है ना, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, यहां पर दिया हुआ है 100 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया आपको? 35 ग्राम दिया हुआ है। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट? ऐसे कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस 35, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 35 5 4 65 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो आपका आएगा वो 65 ग्राम आएगा। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आप चेंज कर लेते हैं, एक और आपको पढ़ना था, द्रव्यमान आयतन बटे आयतन प्रतिशत आपको पढ़ना है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। 5 नंबर जो है आपका आयतन बटे आयतन प्रतिशत। सभी एक जैसे हैं, इसमें थोड़े बहुत चेंज हैं, केवल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसमें क्या करेंगे, तो प्रति 100 ग्राम विलेन में प्रति तो इसमें हम चेंज कर लेंगे फार्मूले में, आप इसको लिख लेंगे कि प्रति 100 ग्राम दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रति 100 ml कर देंगे। यहां पर भी क्या कर देंगे, 100 ml विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा, तो विलेय का आयतन यहां पर कर देंगे, क्या कर देंगे, विलेय का आयतन, और इसमें विलेय का आयतन ये भी किसमें हो जाएगा, ml में हो जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, आयतन बटे आयतन प्रतिशत कहलाएगा, आयतन बटे आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो सारी चीजों को मैंने चेंज कर दिया है, और यहां पर अब क्या करेंगे, बी बाई बी परसेंटेज, और विलेन की मात्रा, विलेय की आयतन। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा, ये भी किस में हो जाएगा, आयतन किस में हो जाएगा, ml में हो जाएगा। चलिए हमने इसको चेंज कर दिया है, और आप क्या करेंगे, इसको आप लिख लेंगे। सेम इसमें भी ऐसे प्रोसेस हो जाएगा, बी बाई बी जो भी कहेगा। चलिए इसको आप लिखेंगे, चलिए इसमें देख लेते हैं। अगला हमारा जो मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज जिसको हम कहते हैं, मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कहते हैं, इतने नामों से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या है कि एक विलेन में किसी घटक की विशेष एक विलेन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलेन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल सा इसका इतना मतलब है कि मान लेते हैं आप किसी भी चीज का मोल अंश निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, या आप चाहे विलेय का निकालें या विलायक का निकालें, तो उसमें क्या करेंगे, उसका जो मोलों की संख्या होगी वो बराबर होगी, या उसके किसके अनुपात के, कुल घटकों की संख्या, यानी विलेय और विलायक के कुल घटकों के अनुपात के बराबर होगी। इसमें सिंपल तरीके से यह कहा जा रहा है। हम इसको समझना चाहते हैं तो एक प्रकार से समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपने यहाँ पर कोई सोल्यूशन लिया है, क्या लिया है, कोई सोल्यूशन लिया है, ये है, और इसमें एक कंपोनेंट आपका ए है और दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है, बी है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है, और इसके जो मोलों की संख्या है, इसमें जो बी के जो मोलों की संख्या है वो एन बी है, और ए की जो मोलों की संख्या है वो क्या है, एन ए है। ठीक है, इसमें आपके मोल पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आप एन ए या एन बी दोनों में से किसी एक का आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करना चाहते हैं आप, इस प्रकार से इसमें कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको मोल प्रभाज को हम काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें मान लेते हैं कंपोनेंट ए का हमें क्या करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीके से हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि काई ए इक्वल टू, आपसे ये आप जानते हैं कि एन ए का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, आपका डब्ल्यू ए अपान एम ए हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें करना क्या है, आपको वो नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम इसमें लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा कि काई लिख देंगे इसमें, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ए का हमें निकालना है, तो एन ए को क्या कर देंगे, ऊपर रख देंगे, एन ए बटे, और कुल इसमें कौन कौन से हैं, कुल इसमें क्या है, एन बी है और क्या है, एन ए है, यानी दोनों कंपोनेंट मोलों की संख्या है ना, यानी ये भी ए के मोलों की संख्या, जो आपका ए घटक है उसके मोलों की संख्या यानी ये है, और जो बी कंपोनेंट है उसके मोलों की संख्या क्या है, एन बी है। तो हमें एन ए के मोलों की संख्या निकालना है, एन ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो एन ए को ऊपर रख देंगे और अनुपात में दोनों के लिख देंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, एन ए और प्लस क्या लिख देंगे आप, एन बी।
अब मान लेते हैं आपको काई बी का निकालना है, तो सिंपल तरीके अब क्या करेंगे, काई बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, एन बी अपान एन ए और प्लस क्या लिख देंगे, एन बी लिख देंगे। ये आपने इसमें क्या किया, दो फार्मूले को आपने यहां से निकाला कि आपको मान लेते हैं काई ए का मोल प्रभाज निकालना है। अब ए को यदि आप विलय की मोलों की संख्या मान ले रहे हैं तो आपको ये सम निकाल लेना है। यदि मान लेते हैं विलायक को आपने बी माना है तो आपको इसमें ये वाला फार्मूला लगा देना है। तो दो फार्मूला आपने दोनों घटकों के निकालने के लिए लगा दिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि विलय और विलायक के मोल प्रभाजों का जो अनुपात होता है वो एक होता है। विलय यानी विलयन के कुल घटकों का मोल प्रभाज विलयन के कुल घटकों का मोल प्रभाज क्या होता है, एक होता है। एक होता है कैसे होता है इसको हम चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे, हम यहां पर देख रहे हैं कि जो आपका मोल प्रभाज का योग होगा वो क्या होगा, एक होगा। तो इसमें हम किस प्रकार से करेंगे, काई ए और काई बी दो कंपोनेंट है हमारे इसमें, काई ए और काई बी। मान लेते हैं आप ए को आप विलय मान लीजिए, ए को आप क्या मान लीजिए, विलय मान लीजिए, और बी को आप क्या मान लीजिए, विलायक मान लीजिए। ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा कि विलय और विलायक का जो मोल प्रभाज का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। तो हमने काई ए और काई बी यही तो हमने मान रखे हैं ना। तो काई ए प्लस काई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो काई ए काई बी बराबर हमें एक सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कैसे एक होता है। तो काई ए बराबर कितना दिया हुआ है इसमें, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और प्लस काई बी बराबर क्या दिया है, प्लस करके काई बी बराबर क्या दिया हुआ है इसमें, एन ए बटे एन ए एन बी दिया हुआ है। एन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन बी। तो ये क्या हो जाएगा, काई बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी हमने कर दिया। ठीक है, ये इसका मान लेते हैं, क्या ले रहे हैं आप, इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन ए और प्लस एन बी। ये क्या हो जाएगा, दोनों से कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसल आउट होगा तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहां पर हम एक फाइनल एक बात लिख सकते हैं कि यहां पर नियम नंबर 3 लिख सकते हैं, मतलब कि काई ए और काई बी यानी विलय और विलायक के कुल मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो कितना होता है, एक होता है। ये फार्मूला नंबर हमने 3 लिख दिया। तो इसमें हमें 3 फार्मूले करने थे, जो कि मैंने तीनों के तीनों फार्मूले क्या कर दिए यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए पहले इसको आप तीनों को ऐसे लिख लेंगे, एज इट एज, जैसे लिखा है मैंने। तो इसको आप विलय मानना चाहे तो विलय मान सकते हैं, जो भी आप करना चाहें इसमें एक कोई भी एक मान सकते हैं। तो ये विलय हो गया, ये विलायक हो गया, और कुल जो मूलों का प्रभाज होता है वो कितना होता है, एक के बराबर होता है। इस प्रकार से आप निकालना चाहें, इसको आप भी चाहें ये एक तरीका और इसमें आप कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको काई बी बराबर निकालना है, ये काई ए भी बराबर निकालना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल इसको ट्रांसफर करके और आप सीधे सीधे इस तरीकों को डील कर सकते हैं। काई बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कर देंगे ना, ऐसे करना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, काई बी इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, काई ए। तो ऐसे आप इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं, वो तो आप पक्षांतर कर ही ले जाएंगे ना। तो चलिए इसमें ये वाला आप लिख लीजिए और आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने इसको किया है। ठीक है, दो घटक इसमें विलय ए और विलायक दोनों घटक हैं, और इसका इस प्रकार से हमने मोल प्रभाज निकाला है। तो चलिए इसको आप लिख लेंगे फार्मूले को, फिर हम इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर इतना ये करेंगे, और इसको आप रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन करने के बाद इसको पूरा तैयार करेंगे, और तैयार करने से इसमें हम अगले लेक्चर में क्या लगाएंगे, इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे, और मोलरता और इसमें मोललता के बीच में कुछ संबंध होते हैं, यानी जो कंसंट्रेशन के टर्म के बीच में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के यहाँ पर हम जानेंगे, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये तरीका आपको मैंने डेरिवेशन करा दिया। आप डायरेक्ट चाहें तो इसको ये दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, 3 फार्मूले, और आप आसानी तरीके से इसको पूरा का पूरा आप इसको डील कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से किस प्रकार से आया ये भी आप समझ सकते हैं इसको। तो इसमें दो कंपोनेंट काई ए और काई बी था, तो ये हमने सारी चीजों को कर दिया। इसको भी आप नोट रखेंगे कि विलयन के कुल घटकों का मोल प्रभाज होता है वो एक के बराबर होता है, एक होता नहीं, एक के बराबर होता है। एक मोल प्रभाज एक के बराबर होता है। विलयन के कुल घटकों का, सही से लिख देंगे इसको, कुल घटकों का योग, कुल घटकों का योग बराबर एक के होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए
तो इसको आप नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास को आप देखने के लिए इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो भी हमने यहाँ पर किए हैं कंसंट्रेशन टर्म, उसमें हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले क्लास में।